Welcome to you all. Let's start our today's topic of discussion, that is Schedule 1, which is for activities deemed to be supply even if made without consideration. ठीक है, तो शेड्यूल 1 बेसिकली है जिसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिसे हम सप्लाई एज्यूम करेंगे इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सप्लाई है, सप्लाई क्वालिफाई करने के लिए कंसिडरेशन होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, उसके अंदर की एक कंडीशन है विच इज़ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन होगा तो सप्लाई क्वालिफाई होगी. लेकिन शेड्यूल 1 के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, टोटल 4 एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिनके अंदर कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी उसे हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे. ओके, तो शेड्यूल 1 क्या बोलता है? एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज डीम्ड सप्लाई. ओके, तो शेड्यूल 1 के अंदर मैंने बोला जैसे टोटल 4 एक्टिविटीज़ हैं. तो देखते हैं सबसे पहली एक्टिविटी. तो सबसे पहली एक्टिविटी जो ये है कि परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल, परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहा हो या तो डिस्पोज कर रहा हो ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स. ठीक है, परमानेंटली ट्रांसफ़र कर रहा हो या डिस्पोज कर रहा हो किसे? बिजनेस एसेट्स को. कौन से बिजनेस एसेट्स? जिनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने ले रखा हो. ठीक है, परमानेंटली ट्रांसफ़र कर दे या तो डिस्पोज कर दे बिजनेस एसेट्स को जिनके ऊपर उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है, तो उसे हम सप्लाई मानेंगे. लेट्स टेक अ एग्जाम्पल. ठीक है, इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए रन्स कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन. ही अपग्रेड्स द कंप्यूटर सिस्टम्स, the existing computer system and laptops which do not support the upgraded version donated to trust. ओके, तो मिस्टर ए हैं जो कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो एग्जिस्टिंग मशीन्स है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप या कंप्यूटर्स जो उनके पास हैं, उन्होंने उनको अपग्रेड करने का सोचा. तो जो भी मशीन्स अपग्रेडेड वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, जो एकदम ही आउटडेटेड थी, जो सपोर्ट नहीं कर रही थी, उन्होंने क्या किया? उन मशीन्स को डोनेट कर दिया. ठीक है, ट्रस्ट को डोनेट कर दिया. जब उन्होंने डोनेट किया तो दिस अमाउंट टू परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट. ठीक है, जैसे डोनेट किया वो परमानेंटली ट्रांसफर हो गया. और फर्स्ट तो वो परमानेंटली ट्रांसफर हो गया. सेकेंड थिंग ये हुई कि वहां से उनको कुछ कंसिडरेशन में नहीं मिला. ठीक है, जैसे उन्होंने ट्रस्ट को डोनेट किया तो उन्हें कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं मिला. और सेकेंड थिंग, परमानेंटली वो ट्रांसफर भी हो गया. ठीक है, द सेम विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड लाइबल टू जीएसटी इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, provided that if Mr. A availed input tax credit on such computer and laptops. ठीक है, तो ये जो भी सप्लाई किया मिस्टर ए ने, जो भी डोनेट किया, इसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा. विल बी लेविएबल टू टैक्स अगर उन्होंने उन लैपटॉप, जो भी उन लैपटॉप या कंप्यूटर उन्होंने डोनेट किया, उसके ऊपर अगर उन्होंने आईटीसी लिया होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया होगा, तो वो टैक्स के लिए क्वालिफाई हो जाएगा. सप्लाई वहाँ यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगी. तो पहली एक्टिविटी हमने क्या देखी? परमानेंटली ट्रांसफ़र. ठीक है, परमानेंटली ट्रांसफ़र और डिस्पोजल. ट्रांसफ़र कर दे या तो डिस्पोज कर दे. किसको? बिजनेस एसेट्स को. और कौन से बिजनेस एसेट्स? जिन बिजनेस एसेट्स के ऊपर उन्हें आईटीसी ले रखा हो. ठीक है, बिजनेस एसेट्स ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड. ठीक है, जिन पे ऊपर आईटीसी. अब बात करते हैं जिनके ऊपर आईटीसी नहीं लिया रखा होगा. जिनके ऊपर आईटीसी नहीं ली है तो वो सप्लाई क्वालिफाई नहीं होंगी. ठीक है, कोई भी बिजनेस एसेट जिसके ऊपर आईटीसी नहीं लिया, ठीक है, आईटीसी नहीं अवेल किया है, अगर वो ट्रांसफर कर रहा है या डिस्पोज कर रहा है तो उससे हम सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल, जो भी अभी इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मिस्टर ए ने जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप डोनेशन किया, डोनेट किया, ट्रस्ट को जो भी लैपटॉप डोनेट किया, अगर मिस्टर ए ने उसके ऊपर आईटीसी नहीं ले रखा होगा, ठीक है, उसके ऊपर आईटीसी अवेल नहीं किया होगा, तो मिस्टर ए ये सप्लाई नहीं होगी और इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. कंडीशन मैंने क्या बोली यहाँ पे? कंडीशन है परमानेंटली ट्रांसफर और डिस्पोज कर रहा है बिजनेस एसेट्स को जिसके ऊपर आईटीसी अवेल किया होगा. ठीक है, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स. ठीक है, तो पहली एक्टिविटी ये है. ठीक है, अभी हम देखते हैं सेकेंड एक्टिविटी.
सेकेंड एक्टिविटी है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 when made in course और furtherance of business। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या बोथ, ठीक है, या तो गुड्स या तो सर्विस या तो दोनों, बिटवीन किसके, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन जो स्पेसिफाइड है सेक्शन 25 के अंदर, व्हेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे क्या है कि वो इन कोर्स या तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होगा दैट इज ओके। ठीक है, हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है कि वो कोर्स और फर्दरेंस और बिजनेस के लिए होना चाहिए, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं होगा तो उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे, अगर वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगा तो। ठीक है, अगर कंसिडरेशन नहीं है लेकिन वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है और सप्लाई बिटवीन किसके है, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो उसे हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे एज पर शेड्यूल 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म इंपॉर्टेंट है वो रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन है। ठीक है, अभी ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि व्हाट इज रिलेटेड पर्सन एंड व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन। तो लेट्स अंडरस्टैंड रिलेटेड पर्सन को हम समझते हैं। ठीक है, तो पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन। ठीक है, पर्सन को हम रिलेटेड पर्सन मान लेंगे इफ सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, या तो वो ऑफिसर और डायरेक्टर होगा, एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर या डायरेक्टर होंगे, तो उसे हम रिलेटेड पर्सन मान लेंगे। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर इन बिजनेस। ठीक है, या तो वो लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर होंगे इन अ बिजनेस। थर्ड कंडीशन है सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय हो सकते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या बोल रहा है, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं और होल्ड करते हैं। ठीक है, या तो ओन कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा है और होल्ड कर रहा है 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक या तो शेयर या तो दोनों और बोथ ऑफ दिम, तो उसे हम रिलेटेड पर्सन मानेंगे। फोर्थ कंडीशन क्या बोला उसने कि 25% या उससे ज़्यादा का स्टॉक या वोटिंग राइट को होल्ड कर रहा होगा तो वो रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। फिफ्थ कंडीशन क्या बोल रहा है इसमें, फिफ्थ कंडीशन है वन ऑफ देम, ठीक है, उनमें से कोई एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर। ठीक है, उनमें से कोई एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी अदर को कंट्रोल कर रहा होगा तो वो रिलेटेड पर्सन होंगे। सिक्स्थ क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन। दोनों मतलब बोथ ऑफ देम, अभी रिलेटेड पर्सन मतलब यहाँ पे रिलेशन की बात कर चल रही है, तो रिलेटेड मतलब इन शॉर्ट रिलेशन, रिलेटेड। तो रिलेटेड ये वर्ड ये यूज कब होगा, जब दो चीज में रिलेट होगा ना, कोई भी चीज दो चीज होगी तो ही उसमें रिलेट कर सकते हैं, सिंगल में तो रिलेट कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे बोथ ऑफ देम, ठीक है, वो दोनों आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्स कंपनी वाई, ठीक है, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई इज कंट्रोल्ड बाय कंपनी जेड। कंपनी एक्स और वाई को कंट्रोल कर रही है कंपनी जेड, तो कंपनी एक्स और कंपनी वाई विल बी रिलेटेड पर्सन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन। ठीक है, सेवेंथ कंडीशन है टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, मतलब दोनों मिलके किसी थर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं तो भी वो रिलेटेड पर्सन होंगे। जैसे अभी सेवेंथ कंडीशन के लिए मैंने एग्जांपल लिया, सेम एग्जांपल को दूसरे वे में देखते हैं कि जैसे लेट्स लाइक कंपनी एक्स और कंपनी वाई ये दोनों मिलके कंपनी जेड को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ऊपर मैंने क्या देखा, ऊपर के सेवेंथ कंडीशन में हमने क्या देखी, सिक्स्थ कंडीशन में कि कंपनी जेड अभी तक एक्स वाई को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अभी लेट्स टेक का एग्जांपल कि कंपनी एक्स और कंपनी वाई, ठीक है, ये दोनों मिलके कंपनी जेड को कंट्रोल कर रही है, मतलब दो कंपनी मिलके किसी थर्ड को कंट्रोल कर रही है, या तो कोई थर्ड मिलके कोई थर्ड दोनों को कंट्रोल कर रहा है, तो वो रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट कंडीशन दी गई है एट्थ है वो ये है कि दे आर द मेंबर ऑफ द फैमिली, वो फैमिली के मेंबर होंगे तो भी वो रिलेटेड पर्सन होंगे।
ठीक है। द टर्म पर्सन ऑल्सो इंक्लूड लीगल पर्सन, मतलब यहाँ पे लीगल पर्सन भी इंक्लूडेड है पर्सन के अंदर, ठीक है। द पर्सन ऑल्सो इंक्लूड लीगल पर्सन। तो रिलेटेड पर्सन के लिए हमने टोटल 8 कंडीशन देखी, ठीक है। इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई होती है तो वो रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा। पहली कंडीशन ये हमने ये देखी कि वो ऑफिसर या डायरेक्टर होगा वन अनदर बिजनेस का, तो वो रिलेटेड पर्सन होगा। सेकंड देखा हमने कि लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर होगा तो भी वो रिलेटेड पर्सन होगा। थर्ड देखा एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय होगा तो भी रिलेटेड पर्सन होगा। फोर्थ कंडीशन देखी हमने कि 25% या उससे ज़्यादा का वो वोटिंग स्टॉक या तो वोटिंग राइट या तो स्टॉक को होल्ड कर रहा होगा तो वो रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। फिफ्थ कंडीशन हमने देखी कि वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अनदर, ठीक है। वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल अदर। सिक्स्थ कंडीशन हमने देखी बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, वो दोनों किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे हैं, ठीक है। सेवेंथ है टुगेदर दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल थर्ड पर्सन, या तो वो दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एट्थ कंडीशन देखी हमने दे आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली, या तो वो एक ही फैमिली के मेंबर होंगे तो वो रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। नाउ ये तो बात हो गई व्हाट इज रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन कौन हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने टोटल 8 जो है वो पैरामीटर्स हमने देखे, उनमें से कोई एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो रिलेटेड मान लेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या हो सकता है, तो एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ पर्सन, ठीक है, एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ पर्सन वेयर सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर आउटपुट सप्लाई विल बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, हर एक प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे टर्म सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा हम डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानेंगे। रजिस्ट्रेशन सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है फॉर डिस्टिंक्ट पर्सन। इज ऑब्टेन फॉर आउटपुट सप्लाई विल बी कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। इन शॉर्ट एक पैन नंबर पे एक से ज़्यादा जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, एक पैन नंबर पे एक से ज़्यादा जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो सब डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने क्या बोला कि एक सिंगल पैन नंबर पे जितने भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए जाएंगे उसे हम डिस्टिंक्ट पर्सन उसे हम डिस्टिंक्ट पर्सन समझेंगे। लेट्स टेक अ एग्जांपल, इससे समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल CMA राम अ कॉस्ट अकाउंटेंट हैज़ अ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, हैज़ अ रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन मुंबई। ही हैज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उसने एक रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसका जो ब्रांच ऑफिस आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ब्रांच ऑफिस CMA राम विल बी treated as distinct person in respect of registration in Mumbai and आंध्र प्रदेश, ठीक है। मैंने क्या बोला कि CMA राम का हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। और इसने उसका जो ब्रांच ऑफिस है वो आंध्र प्रदेश में है। तो अभी इसने क्या कर रखा है कि आंध्र प्रदेश जो ऑफिस है, जो ब्रांच ऑफिस है उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है और मुंबई का हेड ऑफिस जो है उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो यहाँ पे ये जो दोनों रजिस्ट्रेशन उसने ले रखे हैं, यहाँ पे जो पैन नंबर मेंशन किया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर में, जो GST नंबर में जो पैन नंबर होगा उसका जो भी पैन नंबर होगा वो तो सेम होगा फॉर हेड ऑफिस एंड फॉर ब्रांच ऑफिस। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे, ओके। ट्रांजैक्शंस बिटवीन, कंक्लूजन क्या निकला कि ट्रांजैक्शंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन, ठीक है। हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस का अगर ट्रांजैक्शन होगा तो उसे हम सप्लाई मान लेंगे इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन, डीम्ड सप्लाई होगी, ठीक है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 in value in financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉयर, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है इन अ फाइनेंशियल ईयर और उस गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है,
50,000 के अमाउंट को क्रॉस नहीं कर रही है तो उसे हम या ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है, वो सप्लाई होगी ही नहीं, ठीक है, उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। तो क्या 50 के ऊपर हो गई तो मानेंगे? हाँ, अगर वैल्यू 50 के ऊपर हो गई तो उसे हम सप्लाई मान लेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स वो या तो जो भी उसने सप्लाई किया होगा वो एज वहाँ पे वो वैसे टैक्सेबल हो जाएगा, या तो 50,000 के ऊपर की सर्विस कोई सप्लाई की हो या तो कोई गुड्स सप्लाई किया हो तो वो वहाँ पे सप्लाई क्वालिफाई हो जाएगी और लेविएबल टू जीएसटी, लेविएबल टू टैक्स, वो वहाँ पे टैक्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को फाइनेंशियल ईयर में एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं दिया है, जो भी गिफ्ट दिया है, ठीक है, जो भी गिफ्ट दिया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 से वैल्यू से कम है अगर वो, तो वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ठीक है, और ना तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, ठीक है। लेट्स टेक अ एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए एम्प्लॉयर ऑफ मिस्टर बी गिवन हिम गिफ्ट वर्थ ₹60,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020, ठीक है। मिस्टर ए एम्प्लॉयर है मिस्टर बी के और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गिफ्ट दिया 2020 में, ठीक है, इन अ फाइनेंशियल ईयर 2020 में टोटल गिफ्ट का वैल्यू जो था वो था 60,000 विच इज़ मोर देन 50,000, तो ये 60,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर यही यहाँ पे उन्होंने 50,000 या 48,000 40,000 50 के नीचे का कितने भी अमाउंट का गिफ्ट होता, ठीक है, तो वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें 50,000 का अमाउंट जो गिनना है, ये पूरे साल में जितने भी गिफ्ट या कुछ भी दिया होगा पूरे साल में उन सबका टोटल करने के बाद अगर 50,000 से कम हो रहा है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं होगा। अगर वो 50 के ऊपर, मतलब एग्रीगेट देखना है, सिंगल गिफ्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एग्रीगेट गिफ्ट की बात हो रही है। टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी गिफ्ट या सर्विस लाइक जो भी गिफ्ट पूरे साल में एग्रीगेट करना है पूरे साल का, और फिर वो 50,000 देखना है। अगर उसकी वैल्यू 50,000 से कम है तो वो सप्लाई नहीं होगा, अगर 50,000 से ज़्यादा है तो उसे सप्लाई मान लेंगे और वहाँ पे टैक्स लग जाएगा। तो हमने टोटल अभी तक 2 एक्टिविटी देखी। फर्स्ट एक्टिविटी हमने क्या देखी? परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स, उन एसेट्स के ऊपर उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया हो। और यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी हमने क्या देखी? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 when made in course और furtherance of business। तो और इसमें हमने देखा कि रिलेटेड पर्सन के लिए टोटल 8 कंडीशन देख ली और डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए हमने देखा कि एक पेन के ऊपर जितने भी, एक पेन नंबर के ऊपर जितने भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन होंगे वो सब डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि थर्ड एक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पे जो थर्ड एक्टिविटी है वो है सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे ए है जो सप्लाई ऑफ गुड्स ए बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स द सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सप्लाई किया जहाँ पे वो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे उस जो भी गुड्स है उस गुड्स का सप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, तो उसे हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। अभी बी क्या बोल रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। या तो एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स सप्लाई किया हो जहां पे उस एजेंट ने गुड्स रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो उसे हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे और यहाँ पे जीएसटी लेविएबल हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट या तो बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, उसे हम सप्लाई मान लेंगे। लेट्स टेक अ एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, मिस्टर रमन एंड कंपनी engages होंडा कार लिमिटेड एज एन एजेंट टू सेल कार ऑन इट्स बिहाफ, ठीक है। मिस्टर रमन एंड कंपनी है जो इंगेज है होंडा कार लिमिटेड के साथ एज एन एजेंट, ठीक है, एज अ एजेंट होंडा कार लिमिटेड के साथ एजेंट है टू सेल
कार्स ऑन इट्स बिहाफ, होंडा कंपनी के बिहाफ पे होंडा कंपनी की कार्स को ये सेल करेंगे, ठीक है। नाउ होंडा कार लिमिटेड हैज सप्लाइड 50 कार्स टू द शोरूम ऑफ रमन एंड कंपनी लोकेटेड इन मुंबई। अभी क्या किया कि होंडा कंपनी ने क्या किया, 50 कार की सप्लाई कर दी, कहाँ पे, रमन एंड कंपनी के शोरूम में जो मुंबई में लोकेटेड है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ कार्स, ठीक है, सप्लाई ऑफ कार्स बाय होंडा कार लिमिटेड टू रमन एंड कंपनी विल बी क्वालिफाई एज सप्लाई एंड द सेम इज लेविएबल टू जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिस्टर रमन एंड कंपनी है वो इंगेज है एज एन एजेंट, ठीक है। तो मिस्टर रमन एंड कंपनी क्या हो गए, यहाँ पे एजेंट हो गए, और होंडा कंपनी क्या हो गई, प्रिंसिपल हो गई। तो अभी क्या हो रहा है कि मिस्टर रमन जो है वो एजेंट है और होंडा कंपनी जो है वो प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, गुड सप्लाई किया, किसको, एजेंट को। यहाँ पे 50 कार जो है वो सप्लाई हो रही है एजेंट को, एजेंट के शोरूम में, और जो एजेंट है वो ऑन बिहाफ ऑफ होंडा सेल कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को हम सप्लाई के लिए क्वालिफाई हो गई और इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर एम, ठीक है, एम लिमिटेड बीइंग अ टॉय मैन्युफैक्चरर अपॉइंट्स मिस्टर बी एज एन एजेंट। मिस्टर एम है जो टॉय मैन्युफैक्चर करते हैं, इन्होंने मिस्टर बी को अपॉइंट किया एज एन एजेंट हु स्टोर्स टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय एम लिमिटेड लोकेटेड इन हैदराबाद। और मिस्टर बी क्या करते हैं, ये टॉयज़ को स्टोर करते हैं, जो भी टॉयज़ मिस्टर एम मैन्युफैक्चर करते हैं मिस्टर बी उन टॉयज़ को स्टोर करते हैं जो जो लोकेटेड है इन हैदराबाद। इनका लोकेशन क्या है, वह हैदराबाद। एंड सेंड्स टू डीलर व्हेन एवर एम लिमिटेड आस्क मिस्टर बी टू डू सो। और जब भी मिस्टर एम मिस्टर बी को बोलते हैं कि डीलर को सप्लाई कर दो, तो मिस्टर बी डीलर को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है मिस्टर बी ऑन बिहाफ ऑफ एम के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल कौन हो गया, मिस्टर एम प्रिंसिपल हो गए, और यहाँ पे एजेंट कौन हुआ, मिस्टर बी एजेंट हो गए। तो मिस्टर एम ने मिस्टर बी, अभी मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, जो भी एम मैन्युफैक्चरर है, जो टॉय मैन्युफैक्चरर एम है, वो टॉय जो भी बनाता है मिस्टर बी स्टोर करता है। और जब भी मिस्टर एम बोलते हैं मिस्टर बी को डीलर को सप्लाई करने के लिए, उस टाइम पे मिस्टर बी ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एम डीलर को सप्लाई करते हैं। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे ये सप्लाई के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, और यहाँ पे जीएसटी लेविएबल हो जाएगी, ये लेविएबल टू टैक्स हो जाएगा। नाउ हम देखते हैं फोर्थ एक्टिविटी क्या है। फोर्थ एक्टिविटी है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की बात हो रही है, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम हिज स्टैब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ किसका, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम हिज स्टैब्लिशमेंट located outside India in the course or furtherance of business shall be treated as supply, ठीक है। जो भी सर्विसेज इंपोर्ट करेगा टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम एनी रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम हिज स्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, या तो अपने स्टैब्लिशमेंट से जो आउटसाइड इंडिया होगा, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, उसे हम सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। लेट्स टेक अ एग्जांपल, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, मिस्टर एक्स लिमिटेड है जो इंडिया में लोकेटेड हैं एंड होल्ड्स 51% शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है, और होल्ड करते हैं 51% शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड का होल्ड करते हैं अ यूएसए बेस्ड कंपनी। और जो वाई लिमिटेड है वो यूएसए बेस्ड कंपनी है, मतलब उसका लोकेशन जो है वो यूएसए है, ठीक है। वाई लिमिटेड प्रोवाइड्स बिजनेस सर्विसेज टू एक्स लिमिटेड विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो जो वाई लिमिटेड ने क्या किया कि एक्स लिमिटेड को कोई बिजनेस सर्विस प्रोवाइड की, तो इसे हम सप्लाई मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स लिमिटेड है वो वाई लिमिटेड का 51% शेयर होल्ड करती है,
ठीक है। इन शॉर्ट ओनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो गया है, एक्स लिमिटेड के पास। ही इज अ ओनर, 51% से ज़्यादा का स्टैब्लिशमेंट है, 51% से ज़्यादा का शेयर ये होल्ड करता है एक्स लिमिटेड यहाँ पे, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बी, एग्जाम्पल बी, लाइक ए लिमिटेड ऑफ मुंबई, ए लिमिटेड ऑफ मुंबई import business support services from its head office located in ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ए लिमिटेड मुंबई में है, ठीक है, ए लिमिटेड है, उसका लोकेशन क्या है, मुंबई में है। अब ये क्या कर रहा है, कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बिजनेस सपोर्ट सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, कहाँ से, फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। द हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड सच सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स ब्रांच ऑफिस, ठीक है। तो हेड ऑफिस ने क्या किया कि अपने ब्रांच ऑफिस को सर्विसेज दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, पर फिर भी ये सप्लाई के लिए सप्लाई क्वालिफाई हो गई है और यहाँ पे टैक्स लेविएबल हो जाएगा, यहाँ पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टर ए लिमिटेड है ये टैक्सेबल पर्सन है और इन्होंने सर्विस इंपोर्ट की है फ्रॉम हिज एस्टेब्लिशमेंट या रिलेटेड पर्सन, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो इसका हेड ऑफिस है ये इसके रिलेटेड पर्सन हुआ, तो यहाँ पे जो है ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस मान लेंगे और ये लेविएबल टू टैक्स हो जाएगा। तो टोटल हमने 4 एक्टिविटीज़ देखी, ठीक है। एक क्विक फास्ट रिवीजन लेते हैं हम, टोटल जो 4 एक्टिविटी है वो 4 की चारों एक्टिविटी देख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहली एक्टिविटी जो हमने देखी वो ये है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स, ठीक है। परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज कर दे, या तो ट्रांसफर या तो डिस्पोज, कुछ भी कर दे, किसको, बिजनेस एसेट्स को। कौन से बिजनेस एसेट्स, जिनके ऊपर उसने आईटीसी अवेल किया हो, उन बिजनेस एसेट्स को, तो उसे हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी हमने देखी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन related person or between distinct person specified in section 25 when made in course or furtherance of business, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज किसके बीच में, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन के लिए टोटल 8 कंडीशंस हमने ऊपर देखी, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन भी हमने देखा कि सिंगल पेन के ऊपर जितने भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए होंगे वो सब डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, ठीक है। और वो जो भी सप्लाई हो रही है वो इन कोर्स या तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रही है तो उसे हम सप्लाई मानेंगे, ठीक है। कंसिडरेशन नहीं है लेकिन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो सप्लाई मानेंगे। लेकिन अगर कंसिडरेशन भी नहीं है और इन कोर्स ऑफ बिजनेस भी नहीं है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है तो उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। और हमने देखा कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, अगर उस गिफ्ट का वैल्यू इन फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज या लाइक बोथ हम नहीं मानेंगे, ठीक है। और थर्ड एक्टिविटी हमने देखी कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू एन एजेंट और बाय द एजेंट टू प्रिंसिपल विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। और फोर्थ एक्टिविटी हमने देखी, import of services by a taxable person from a related person or from his establishment located outside India shall be treated as supply, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ import of services की बात हो रही है और import of service कर कौन रहा है, टैक्सेबल पर्सन करेगा। कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम अ रेटेड पर्सन और फ्रॉम हिज स्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो गाइस शेड्यूल 1 यहाँ पे ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।